Hello all, this is Shipal Singh Pawar. I welcome you all to the academy. In previous classes, we have discussed the concept of soil erosion. Now, this is the class of PYQ of soil erosion. So, in this class, I have taken the PYQ questions of A examination, J examination, and some banking examination. So, this is a comprehensive class. So, just watch this class, made the short notes of this class, and your concept of soil erosion has been cleared. So, let's begin with the PYQ session. पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन फिनोमेना इन विंड इरोजन। अब मैंने आपको विंड इरोजन का कंसेप्ट बताया था क्लास में कि विंड इरोजन एक्चुअली होता क्या है और विंड इरोजन कैसे होता है, और विंड इरोजन के तीन फिनोमेना आपको दिखाता है। जनरली सॉइल इरोजन के तीन फिनोमेना होते हैं। तीन फिनोमेना आपको याद कैसे करने हैं? डीअटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। अब मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन में तीन फिनोमेना इसमें बताए थे और एग्जाम्पल्स के थ्रू बताए थे और थ्रू पिक्चर्स बताए थे ताकि आपको याद रहेगा। तो डीअटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में तीन चीजें आती है, कौन सी? सस्पेंशन, सॉल्टेशन एंड सरफेस क्रीप। तो सस्पेंशन माने क्या है कि जितने भी जो छोटे पार्टिकल है, मतलब डस्ट और फाइन पार्टिकल्स, वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। और सॉल्टेशन में क्या है कि एक पार्टिकल्स आता है तो दूसरे पार्टिकल्स को वो थोड़ा पुश करता है तो वो बाउंस होते हैं, मतलब सीरीज ऑफ लो बाउंसेस बनाते हैं, सीरीज ऑफ बाउंसेस वाले फॉर्म में चलते हैं, तो ये सॉल्टेशन होता है। और सरफेस क्रीप मतलब कुछ बड़े पार्टिकल होते हैं जिनका रेजिस्टिव फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है तो वो रोल करते हैं सरफेस पे, तो ये सरफेस क्रीप से होता है। और मैंने आपको ये भी दिखाया था कि कितने पार्टिकल्स का क्या होता है, तो चलो याद कर लेते हैं। तो सस्पेंशन में जो साइज होती है वो लेस देन 0.1 mm होती है, और सॉल्टेशन में जो साइज होती है वो 0.05 टू 0.5 mm होती है, और सरफेस क्रीप में जो साइज होती है वो 0.5 से 2 mm के बीच में होती है। मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन किस में होता है? वो सॉल्टेशन में होता है। और कितना होता है? 55 से 72 के बीच में। और यहाँ कितना होता है? यहाँ होता है 3 से 38 के बीच में, और यहाँ होता है 15 से 25 के बीच में। तो ये तीनों चीज मैंने आपको दिखा दी, डायमीटर भी दिखा दिया, कहाँ पे ज्यादा वो भी मैंने दिखा दिया। तो ये क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन फिनोमेना इन विंड इरोजन। क्या ट्रांसल्यूशन होता है, क्या सरफेस क्रीप होता है, या सॉल्टेशन होता है, सस्पेंशन होता है? तो ये तीनों चीज तो अपने ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है, और ये ट्रांसल्यूशन कुछ होता नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द थिन फिल्म ऑफ सॉइल लेयर इज इरोडेड ड्यू टू द फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये पूरी डेफिनेशन ही है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शीट इरोजन, गली इरोजन, स्प्लश इरोजन, आइसोइड्स। अब मैंने आपको सॉइल इरोजन दिखाया था ना, सॉइल इरोजन के बाद में मैंने आपको वाटर इरोजन पढ़ाया था। वाटर इरोजन के मैंने 4 टाइप्स आपको बताए थे। 4 टाइप्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है स्प्लश, दूसरा है शीट, तीसरा है रिल, और चौथा है गली। तो मैंने आपको बताया था कि जो रिल इरोजन है वो हमारे लिए कंसर्न क्यों है, क्योंकि इसमें पूरे शीट के फॉर्म में, मतलब जो रिल इरोजन इसलिए कंसर्न है क्योंकि ये गली के फॉर्म में चेंज होता है, फिर ये अनअवॉइडेबल है, मतलब आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये पूरा गली फॉर्म में हो जाएगा और फिर बहुत सारे कंजर्वेशन स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है। बट ये जो शीट इरोजन है ना, शीट इरोजन में क्या होता है कि ये सॉइल इरोजन ऐसा इरोजन है जिसमें यूनिफॉर्म लेयर ऑफ सॉइल रिमूव होती है, मतलब द सॉइल इरोजन व्हिच टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म लेयर ओवर द टॉप सॉइल। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्टाइल लेयर है ना ऊपर की सारी चली जाती है। अब फर्टाइल लेयर चली जाएगी तो प्रोडक्टिविटी और क्रॉप प्रोडक्टिविटी, वेजिटेशन, उससे हमें बहुत कंसर्न हो जाएगा, तो इसीलिए हमारे लिए कंसर्न है। तो ये शीट इरोजन का ही डेफिनेशन बोल रहा है, द थिन फिल्म ऑफ सॉइल लेयर इज इरोडेड ड्यू टू फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड एज शीट इरोजन। अब यहाँ पे हमने गली भी डिस्कस कर लिया, स्प्लश भी डिस्कस कर लिया। स्प्लश भी बता देता हूँ। स्प्लश माने क्या? रेन ड्रॉप आई और रेन ड्रॉप का इम्पैक्ट सॉइल पे पड़ा तो सॉइल को डीअटैच किया, और सॉइल को डीअटैच करने से क्या होगा, उसमें सारे फिनोमेना होंगे, उसमें डीअटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। तो ये स्प्लश इरोजन है और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वाटर इरोजन है। आइसोइड मैंने क्या? द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल, वो आइसोइड बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीट इरोजन। अब मैं ऑप्शन भी डिस्कस करते चल रहा हूँ ताकि अगर अगले ऑप्शन में गली इरोजन पूछ ले तो गली का हमें पता होना चाहिए। और आइसोइड पिछले क्लास में डिस्कस किया तो अभी रिवाइज हो गया। आइसोइड क्या होता है, इसके कौन से मेथड्स हमने पढ़े थे? इसके मेथड्स हमने पढ़े थे पॉइंट रेनफॉल को एवरेज प्रेसिपिटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं आइसोइड से, और ये सबसे बेस्ट मेथड होती है। और इसका एप्लीकेबिलिटी एरिया कितना होता है? ग्रेटर देन 5000 किलोमीटर स्क्वायर। और ये जब एप्लीकेबल है जब रेन गेज स्टेशन बहुत लार्ज अमाउंट में होते हैं, तो ये आइसोइड वाला मेथड यूज करते हैं। अब जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, आप लोग क्या किए, इसका डायग्राम बना के दिखिए कि डायग्राम कैसे बनाते हैं, आइसोइड क्या होता है, फिर इसका मीन फार्मूला क्या होता है। तो क्या होगा कि उससे
पुरानी जो क्लास में आपने पढ़ा है उसका रिकॉल भी होगा, रिवाइज भी होगा, फिर ज्यादा इफर्ट्स नहीं मारने पड़ेंगे लास्ट टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, द मैक्सिमम विंड इरोजन प्रोन स्टेट इन द कंट्री। अब ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो पता है, और अगर आपको नहीं पता है तो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और अगर मान लो कोई बच्चा अगर 1 या 2 मार्क्स से रह रहा है या 3 मार्क्स से भी रह रहा है, तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा दुख दे जाएंगे लास्ट में। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन छोड़ देना है, अगर आ रहे हैं तो लेने हैं, और कैलकुलेटेड गैस आप ले सकते हो। कैसे लेंगे ये मैं बताता हूँ आपको। विंड, अब विंड इरोजन कहाँ पे होगा? जहाँ पे विंड बहुत ज्यादा फ्लो करेगी, और विंड जहाँ पे प्रोमिनेंट, विंड इरोजन प्रोमिनेंट वहीं हो पाएगा जहाँ पे जो रेनफॉल का जो अमाउंट है वो बहुत कम होता है। क्यों? हर जगह हो सकता है रेनफॉल का अमाउंट, तो रेनफॉल अमाउंट तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट इंडिया में रेनफॉल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ना भाई। सेमी एरिड, एरिड, ह्यूमिड एरिया इसीलिए तो क्लासिफाई कर रहे हैं। तो आप देख लो कि कौन सा सेमी एरिड एरिया है या एरिड एरिया है, क्योंकि वहां पे रेनफॉल होती नहीं है, तो रेनफॉल नहीं होगी तो डस्ट होगा, डस्ट नहीं होगा तो विंड वाला चीजें प्रोमिनेंट होगी। तो अब सेमी एरिड एरिया कौन कौन से? उत्तर प्रदेश का सेमी एरिड एरिया नहीं है, मध्य प्रदेश का सेमी एरिड एरिया, मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट सेमी एरिड है बट प्रोमिनेंट सेमी एरिड एरिया नहीं है। राजस्थान और गुजरात दोनों सेमी एरिड एरिया है, बट इसमें गुजरात और राजस्थान में अब आपको कैलकुलेटेड गेस लेना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात भी हो सकता है, राजस्थान भी हो सकता है। पूरा ऐसे तो है नहीं कि मैं पूरा लॉजिक लगा के आंसर निकाल जाऊंगा, बट राजस्थान में मैक्सिमम विंड इरोजन होता है क्योंकि डेजर्ट एरिया है और विंड इरोजन सबसे वहां से ज्यादा होता है। तो इसका आंसर राजस्थान है। मैंने आपको 2 ऑप्शन हटाना बताया। अब किसी के पास टाइम मिल रहा है और किसी को लग रहा है कि यार मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, मेरे कॉन्फिडेंस बहुत है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में आप रिस्क लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 बोलता है द सेडिमेंट कलेक्टेड एट द डाउनस्ट्रीम सेक्शन ऑफ द स्ट्रीम शुड बी लेस देन द ग्रोस इरोजन, मोर देन द ग्रोस इरोजन, सेम एज द ग्रोस इरोजन, या नन ऑफ दीज। अब मान लो कि वाटरशेड है, वाटरशेड के बाद में कुछ यहाँ पे रेनफॉल आई और सॉइल को डीअटैच किया, फिर सॉइल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट होने के बाद यहाँ पे डिपोजिशन हुआ। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो डाउनस्ट्रीम सेक्शन पे जो सेडिमेंट्स आए, क्या वो ग्रॉस इरोजन से ज्यादा होंगे या कम होंगे? अब मुझे बताओ, यहाँ से एक सेडिमेंट है, अब ये सेडिमेंट यहाँ से यहाँ तक आने में तो इसको कुछ समय लगेगा, और सारे सेडिमेंट्स तो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ सेडिमेंट्स यहीं रह जाएंगे, या कुछ मतलब यहाँ से डीअटैच में होकर यहाँ रुक के गए, तो कुछ सेडिमेंट्स यहीं डिपॉजिट हो जाएंगे ना, वो आगे जा ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? या तो उनका थिकनेस बड़ा होगा, या कोर्स टेक्सचर बहुत होगा, या फिर उनमें रफनेस होगी, या फ्रिक्शन होगा, तो कुछ सेडिमेंट्स आ ही नहीं पाएंगे। बट क्या होगी? फाइन पार्टिकल्स आ जाएंगे। बट इरोजन में क्या होगा? इरोजन कैसी भी हो सकता है ना। इरोजन अगर मान लो शीट इरोजन हो गया, तो शीट तो पूरा पूरा सॉइल यहाँ पे लेके आ जाएगा डाउन सेक्शन में। तो जो इरोजन होगा ना, वो हमेशा सेडिमेंट ईल से, मतलब सेडिमेंट जितना भी डिपॉजिट कर रहा है ना, वो इरोजन हमेशा उससे ज्यादा होगा। मतलब अब इस क्वेश्चन को क्या है कि इस क्वेश्चन का कोई एक लेमन टर्म नहीं है कि आप अगर कोई चीज पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा सॉइल इरोजन में, और आप सोचोगे जब ये क्वेश्चन होगा। तो सेडिमेंट कलेक्टेड एट द डाउनस्ट्रीम सेक्शन ऑफ द स्ट्रीम शुड बी लेस देन द ग्रोस इरोजन और मोर देन द ग्रोस इरोजन। तो हमेशा ग्रोस इरोजन से कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि कुछ पार्टिकल जो सेडिमेंट्स के होते हैं उनमें फ्रिक्शन होता है, या कुछ पार्टिकल्स बड़े होते हैं। बट इरोजन में क्या होता है कि अगर इरोजन हो रहा है तो कुछ अमाउंट ऑफ लॉस, मतलब इरोजन मान लो 15 टन पर हेक्टर पर ईयर इरोजन हुआ, बट सेडिमेंट डिपोजिशन इतना थोड़ी हो पाएगा। सेडिमेंट्स मतलब वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतना डिपोजिट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ये मैंने आपको रीजन बताया। तो लेस देन द ग्रोस इरोजन होगा। आगे, the movement of soil particles having size in the range of 0.05 to 0.5 mm through a series of bounces is known as। पहला ऑप्शन है सॉल्टेशन, सस्पेंशन, सरफेस क्रीप, या ऑल ऑफ द वो। अभी मैंने दूसरे क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था विंड इरोजन का, तो विंड इरोजन के 3 फॉर्म थे जिसमें ट्रांसल्यूशन ऑप्शन था, क्योंकि वो नहीं था। तब मैंने आपको साइज भी डिस्कस किया था। अब मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि हम सोचते हैं कि यार पूरा जो ए का पैटर्न होता है ना, वो पूरा फैक्चुअल होता है। ठीक है। बट कभी कभार एग्जामिनर क्या होता है कि आपको हिंट देता है कि आप जरूरी नहीं कि आप रट्टा मार लो और आप आगे निकल जाओ। ये देखो यहाँ पे सीरीज ऑफ बाउंसेस वाला कंसेप्ट किसमें था? किसी को याद आ रहा है? या आपने कंसेप्ट भी पढ़ा हो तो सीरीज ऑफ बाउंसेस किसमें था? सीरीज ऑफ बाउंसेस किसमें था? सस्पेंशन में था, सॉल्टेशन में था, या सरफेस क्रीप में था? तो सल्टेशन है। तो आपको डायमीटर याद करने की जरूरत ही नहीं है। ये ए का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और अगर वो फैक्चुअल है तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्टेशन। अब सॉल्टेशन में सीरीज ऑफ बाउंसेस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल होता है, वो सॉल्टेशन कहलाता है। और सारी चीज मैंने बताई है पिछले में, और सेम रिपीट हुआ है, और यहाँ पे साइज दे दी है। मतलब वो क्वेश्चन को टफ भी बना रहा है और साथ में इजी भी बना रहा है आपके लिए। तो वो आपको देखना है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे कंप्रेहेंड कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्टेशन। द लोकेशन ऑफ परमानेंट गली स्ट्रक्चर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। अब मैंने ये परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर अभी आपको पढ़ाया नहीं है, फिर भी मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं।
तो ये पूछ रहा है गली डेप्थ, गली विड्थ, गली स्लोप या ऑल ऑफ द अबव। तो जितने भी जो परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर है ना, गली इरोजन आप जानती है, गली इरोजन माने क्या, बहुत सारी गलीज बन जाएगी और वो गली के कुछ स्टेजेस होंगे और उस स्टेजेस के बाद गली अनअवॉइडेबल होगी, तो अनअवॉइडेबल होगी तो वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर लगेंगे और फिर सॉइल इरोजन को हम रोक पाएंगे। तो ये जो गली कंट्रोल स्ट्रक्चर हम डिजाइन करते हैं गली इरोजन को रोकने के लिए, तो वो किसके बेसिस पे होते हैं, तो वो गली बेड स्लोप के बेसिस पे होते हैं, कि अगर मान लो स्लोप इतना हुआ तो फिर हम गली कंट्रोल स्ट्रक्चर ऐसे लगाएंगे, या फिर स्लोप ज्यादा हुआ तो ऐसे लगाएंगे, या फिर बहुत ही कम हुआ तो कुछ कंजर्वेशन मेजर्स या एग्रोनॉमिकल मेजर्स लगा लेंगे, तो वो गली स्लोप के बेसिस पे होते हैं। इन द यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन A is equals to आर के एल एस सी पी, के स्टैंड फॉर। अब मैंने आर के एल एस सी पी का आपको निमोनिक्स भी याद कराया था, वापिस से एक बार आपके लिए बोल दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। के एल राहुल फ्रॉम एससी कैटेगरी विंस अ पी सीरीज। तो ये एवरेज एनुअल सॉइल लॉस का फॉर्मूला है और इसमें पूछ रहा है कि के स्टैंड्स फॉर, के स्टैंड्स फॉर सॉइल इरोजिबिलिटी, सॉइल इरोडिबिलिटी, स्लोप लेंथ और स्लोप स्टीपनेस। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये जो यूएसएल इक्वेशन है ये क्या नापता है, ये मेजर करता है एवरेज लॉन्ग टर्म एवरेज एनुअल सॉइल लॉस, लॉन्ग टर्म एवरेज एनुअल सॉइल लॉस। दूसरा, क्या यूएसएल इंपेरिकल इक्वेशन है, हाँ यूएसएल इंपेरिकल इक्वेशन है। क्या यूएसएल कौन से साइंटिस्ट ने दिया और कब आया, ये विश्वेर एंड स्मिथ ने आया 1965 में दिया, उसके बाद उसका मॉडिफिकेशन 1978 में आया। मैं सारे फैक्चुअल इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जितना भी जो हमने पढ़ा है वो याद करेगा, और आप भी अगर क्वेश्चन कोई कर रहे हो ना तो पूरे फैक्ट एक साथ में लिखो। तो पूरे फैक्ट एक साथ में लिखने में क्या होता है कि सारे फैक्ट एक साथ आ जाते हैं और कंसेप्ट भी समझ में आता है कि यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन आया क्यों। अब मैंने क्लास में भी बताया था कि यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन आया क्यों, तो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा लेक्चर, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीजें होती है इसमें। अब इसमें मैंने सारे फैक्टर्स बताए थे, अब ये सारे फैक्टर्स पूछ लेता है और मैंने आपको के और आर को याद कैसे करते हैं मैंने ये भी बताया था इनके बीच में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर रेनफॉल इरोजिविटी फैक्टर आ जाए, ये इरोजिविटी फैक्टर है, तो मान लो उसमें एस आ रहा ना, तो वो सॉइल से रिलेटेड नहीं होगा, वो रेनफॉल से रिलेटेड होगा, और के वाला बच गया तो ये सॉइल से रिलेटेड होगा। तो के स्टैंड्स फॉर सॉइल इरोडिबिलिटी। अब सॉइल इरोडिबिलिटी माने क्या कि सॉइल का रेजिस्टेंस डीअटैचमेंट और ट्रांसपोर्टेशन में कितना है, और सॉइल इरोजिविटी मतलब रेनफॉल का ससेप्टिबिलिटी कितना है कि वो सॉइल को इरोड कर ले, वो सॉइल इरोजिविटी होता है। और स्लोप लेंथ और स्टीपनेस आपको बताया गया सारे फैक्टर है जो कि यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉइल इरोडिबिलिटी। साथ में मैंने इरोडिबिलिटी के लिए आपको कुछ अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे वो क्वेश्चन होगा, और मैं बता दूंगा अभी तो फिर वो रिवाइज नहीं हो पाएगा ना, इसलिए वहीं पे आप रिवाइज करना। बट आप अभी अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो जो मैंने रन ऑफ प्लॉट आपको बताए थे ना, सॉइल इरोजन के रन ऑफ प्लॉट, उसमें लेंथ और स्लोप कितना था वो भी मैंने आपको बताया था, वो भी अभी यार आपके माइंड में अभी सोच लीजिएगा, बाद में वो क्वेश्चन है तो उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल इरोडिबिलिटी फैक्टर्स नीड्स टू बी डिराइव्ड फॉर द यूज इन द यूएसएल इक्वेशन, द लेंथ इन मीटर एंड द स्लोप इन परसेंटेज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल प्लॉट टू बी यूज्ड इन। फर्स्ट ऑप्शन इज 1912, सेकंड इज 2111, थर्ड इज 22:9 और 23:8। अब जो विश्मेर एंड स्मिथ साहब है ना, उन्होंने क्या करा था कि बहुत सारे ऐसे 1000 एक्सपेरिमेंट करे होंगे, तो 1000 तो मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू ली है, तो ऐसे बहुत सारे 1000 एक्सपेरिमेंटल प्लॉट करे और उन्होंने पाया कि जब लेंथ ऑफ प्लॉट 22.13 मीटर होगी और स्लोप 9% होगी, तो ये जो सॉइल लॉस है ना वो बेस्ट फिट होगा। बेस्ट फिट मतलब इतना सॉइल लॉस देगा कि वो मैक्सिमम होगा, ये विश्मेर एंड स्मिथ साहब ने पाया। तो ये स्लोप होगी, यहाँ पे कुछ स्लोप है, मान लो ये थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 9%। ये लेंथ होगी कुछ, तो ये जो लेंथ पाई ना उन्होंने, वो लेंथ पाई 22.13 और स्लोप पाया 9%। तो उन्होंने बहुत सारे प्लॉट में स्टडी किया और फिर ये वाला डेटा दिया, तो ये वाला डेटा डायरेक्ट पूछ लिया उन्होंने 22.13 और 9। अब कोई मुझे बोलेगा कि ये सर पूरा मैं पढ़ लूंगा और इसको आंसर लगा दूंगा, बट आप पढ़ लोगे, बट पढ़ तो रहे हैं, तो पढ़ने के अलावा ये भी कि 22 और 9 आया कैसे। अब 22 और 9 समझ में आ जाएगा तो यूएसएल भी समझ में आ जाएगा, और अगर यूएसएल समझ में आ गया तो इसके सारे जो पैरामीटर्स है वो भी समझ में आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 22 और 9। The limit of slope length at which soil erosion begins is called as optimum slope length, critical slope length, allowable slope length और none of these। तो ऐसी स्लोप लेंथ जहां पे सॉइल इरोजन स्टार्ट हो जाता है। मान लो ये फील्ड है, मान लो ये फील्ड है ना, कुछ स्लोप होगा फील्ड का, ये फील्ड है। अब वो वाली स्लोप जहां पे सॉइल इरोजन स्टार्ट हो गया, मतलब डी अटैचमेंट भी हो गया है,
ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया, डिपोजिशन भी हो गया, मतलब डीअटैचमेंट के बाद तीनों तीनों फिनोमेना स्टार्ट हो गए, वो एसी स्लोप बताओ, तो एसी स्लोप को बोलते हैं हम क्रिटिकल स्लोप लेंथ। क्रिटिकल माने क्रिटिकल पॉइंट ही होता है, मतलब ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे बोलते हैं ना कि ये मेरे लाइफ का क्रिटिकल पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है, तो वो क्रिटिकल स्लोप लेंथ ऐसी स्लोप लेंथ है जहाँ पे सॉइल इरोजन बिगेन हो जाता है, क्रिटिकल स्लोप लेंथ। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं है, मतलब मैंने समझा दिया कि कैसे समझ सकते हैं, बट इसको याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स अंडर स्प्लैश इरोजन विल बी ग्रेटर ऑन। अब क्या ये जो क्वेश्चन है क्या ये फैक्चुअल है? नहीं है ना, ये कंसेप्चुअल भी नहीं है, कंसेप्चुअल के बियॉन्ड क्वेश्चन है। अब आपने स्प्लश इरोजन भी पढ़ लिया, बट स्प्लश इरोजन के एप्लीकेशन नहीं पढ़े और वो एक्चुअली होता क्या है, अगर वो आपको नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको बेसिक एग्रीकल्चर भी पता होना चाहिए कि लेवल लैंड क्या होता है, स्लोपी लैंड क्या होता है। अगर वेजिटेशन होगा तो वो सारे फैक्टर्स आपने डिस्कस किए होंगे तो समझ में आएगा। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि लेवल लैंड सरफेस, यूनिफॉर्म स्लोपी लैंड सरफेस, अलाउेबल स्लोप लेंथ, लेवल लैंड विदाउट करंट। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, लेवल लैंड सरफेस। लेवल लैंड सरफेस मतलब पूरा लेवल है, पूरा लेवलिंग है। लेवलिंग है तो मान लो अगर रेन ड्रॉप आया और इस सॉइल को उसने डीअटैच करने की कोशिश की तो डीअटैच तो कर देगा, बट ये सॉइल इधर से इधर खिसक जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि डीअटैचमेंट के बाद ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके पास स्लोप ही नहीं है। तो डीअटैच तो हो गया, बट ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा थोड़ा सा, बट डिपॉजिट कहाँ होगा? डिपॉजिट होने के लिए उसको आगे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं का वहीं रह जाएगा तो वो सॉइल इरोजन कहलाएगा ही नहीं। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा, पहले तीसरा ऑप्शन देखते हैं, अलाउेबल स्लोप लेंथ। अब क्या अलाउेबल स्लोप लेंथ दे देंगे तो ऐसी कौन सी अलाउेबल स्लोप लेंथ है? मान लो मेरे लिए स्लोप लेंथ 10 है, 10% दे दिया मैंने, ये मान लो 8% दे दिया, तो कौन सी अलाउेबल स्लोप लेंथ? उसको डिफाइन तो करो, आप डिफाइन ही नहीं किया उन्होंने, सिर्फ लिख दिया कि अलाउेबल स्लोप लेंथ हो गया, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा, लेवल लैंड विदाउट कवर। अब विदाउट कवर लेवल लैंड है तो वही सेम बात हो जाती है कि लेवल लैंड है, बट अब उसमें कुछ एक तीनों फिनोमेना सॉइल इरोजन के हो ही नहीं रहे हैं, तो फिर सॉइल इरोजन को कैसे बोलेंगे कि सॉइल इरोजन स्प्लैश इरोजन में ज्यादा हो रहा है? तो नहीं हो पाएगा। अब यूनिफॉर्म स्लोपी लैंड सरफेस में क्यों होगा पता है? एक तो लैंड सरफेस है और वो यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म स्लोपी लैंड है ना, यूनिफॉर्म भी है और स्लोप भी है, मतलब मान लो अगर इसका स्लोप 9% है, मतलब 100 मीटर में 9% ड्रॉप हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि 1 मीटर में 0.09 का ड्रॉप हो रहा है स्लोप में, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। तो 0.09 मीटर का ड्रॉप हो रहा है, यूनिफॉर्म ड्रॉप हो रहा है 1 मीटर के बाद में, तो स्लोपी लैंड हो रहा है। तो एक जगह तो ऐसा आएगा ना कि जो स्प्लैश इरोजन होगा सॉइल को डीअटैच कर देगा, फिर ट्रांसपोर्ट कर देगा, फिर डिपोजिशन, क्योंकि स्लोप एक फैक्टर है जो कि सॉइल इरोजन को इन्फ्यूज करता है और एक फैक्टर है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन में। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 मिनट लगे और सोचना भी पड़ा ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसा ही पैटर्न चेंज हो रहा है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिल इरोजन इज आल्सो नोन एज। अब मैंने आपको 3 फॉर्म ऑफ इरोजन बताए थे, स्प्लश, शीट, रिल और गली। ये सारे सीक्वेंस में होते हैं, मतलब पहले रेन ड्रॉप आएगा, रेन ड्रॉप का इंपैक्ट सॉइल को डीअटैच करेगा, डीअटैच के बाद सॉइल ट्रांसपोर्ट होगी, ट्रांसपोर्ट के बाद डिपॉजिट होगी, फिर शीट इरोजन मतलब पूरा यूनिफॉर्म लेयर ऑफ सॉइल रिमूव हो जाएगा, उसके बाद रिल बनेगी, रिल के बाद गली बनेगी, और ऐसे सीक्वेंस में जाता है और सीक्वेंस में समझ भी आ रहा है। तो रिल इरोजन को हम माइक्रो चैनल इरोजन भी बोलते हैं। तो रिल इरोजन इज आल्सो नोन एज माइक्रो चैनल इरोजन। अब अगर मान लो मुझे रिल इरोजन के बारे में पता है, बट रिल इरोजन, अब मुझे इतना ही पता है कि 4 फॉर्म ऑफ इरोजन होते हैं, बट मुझे ये नहीं पता है कि रिल के बाद गली आता है, गली के बाद रिल आता है, बट मुझे ये पता है कि गली इरोजन बहुत एडवांस फॉर्म ऑफ इरोजन है और इसमें इरोजन बहुत ज्यादा होता है। तो मैं क्या आंसर मार दूंगा? गली इरोजन मार दूंगा, और पहला ऑप्शन उसने गली इरोजन ही डिजाइन किया है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान से करना पड़ता है। माइक्रो इरोजन कुछ होता नहीं है, पाथ इरोजन भी कुछ नहीं होता है, सिर्फ ऑप्शन फ्रेम कर दिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो चैनल इरोजन। अब दूसरा, जो रिल इरोजन होता है कौन से पार्ट में होता है, या अपर पार्ट में होता है या लोअर पार्ट में होता है? तो रिल इरोजन हमेशा लोअर पार्ट ऑफ, मतलब लोअर पार्ट ऑफ बेड स्लोप पे होगा। और लोअर पार्ट ऑफ बेड स्लोप क्यों होगा? क्योंकि नीचे जब डिपोजिशन होगा ना, तो जितने भी जो पार्टिकल्स आएंगे वो एक फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स के कारण क्या होगा कि फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे तो एक फोर्स लग रहा है, तो फोर्स के बाद चैनल बनेंगे, चैनल बनने के बाद क्या होगा कि एक रिल टाइप फॉर्म जनरेट हो जाएगी। मैंने क्लास में डिस्कस किया, इसलिए लोअर पार्ट पर इरोजन होता है। और फिर क्या होता है कि इरोजन धीरे धीरे बढ़ता है, इसका इंटेंसिटी बढ़ते जाने के बाद गली के फॉर्म में ले लेता है, तो गली इरोजन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सेम क्वेश्चन आ गया है, रिल इरोजन यूजुअली बिगिंस
अब मैंने ये देखा नहीं था कि 12th वाले क्वेश्चन पे हमने शफल कर दिए थे सारे क्वेश्चन। अब मैं ये रिल इरोजन डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो मेरे दिमाग में क्या है कि मेरे दिमाग में ये बन रहा है कि रिल इरोजन एक्चुअली डेवलप कैसे होता है, ये मेरे माइंडसेट में है चीजें। तो ये मैं सेम क्वेश्चन वही रिपीट हो जाएंगे अगर वो आपके कंसेप्ट के साथ माइंडसेट में होंगे कि कैसे डेवलप हो रहा है, क्या हो रहा है। तो देखो अभी बताया, रिल इरोजन यूजुअली बिगिंस इन द लोअर पार्ट ऑफ लैंड स्लोप, अपर पार्ट ऑफ लैंड स्लोप, मिडिल ऑफ लैंड स्लोप और इंटायर लेंथ ऑफ स्लोप। तो आंसर क्या हो जाएगा, लोअर पार्ट ऑफ लैंड स्लोप। Soil detachment in raindrop erosion takes place due to kinetic energy of raindrop, potential energy of raindrop, running flow और लैंड स्लोप। तो जब स्प्लश इरोजन होता है तो सॉइल का डीअटैचमेंट होता है, और डीअटैचमेंट होता है तो जो काइनेटिक एनर्जी आती है ना, काइनेटिक रेनड्रॉप का कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी क्यों होता है, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेनड्रॉप के कारण ही स्प्लश इरोजन होता है, और वही रेन जो सॉइल का डीअटैच करती है और आगे बढ़ती है। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 210.9 89.3 log 10 आई मिलीमीटर पर आवर में। तो ये काइनेटिक एनर्जी होगा स्प्लश इरोजन में। तो उससे भी पता कर सकते हैं, अगर आपको फार्मूला पता हो कि वहां पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेनड्रॉप ही होगी। और दूसरी बात ये है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो वर्च्यू ऑफ हाइट्स होता है ना, ये तो एक मोशन करके सॉइल का अटैचमेंट कर रही है ना, मतलब वेलोसिटी है कुछ फॉर्म में आगे जा रही है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेनड्रॉप होगा। Question number 14. The erosion under shifting cultivation, deforestation, cultivation on steep slope without protective measure is associated with। आपसे पूछ रहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन अगर हम करते हैं या फिर डिफोरेस्टेशन करते हैं या फिर स्टीप स्लोप पे कल्टीवेशन करते हैं विदाउट एनी प्रोटेक्टिव मेजर, तो वो वाला इरोजन किससे एसोसिएट होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन माने क्या कि एक ये लैंड है, लैंड पे आपने क्या करा कि सॉइल को उगा दी, मतलब क्रॉप्स आपने आपकी इंटरेस्ट ऑफ क्रॉप उगा दी, और उगाने के बाद आपने इस जितने भी अब हार्वेस्ट करने के बाद इस फील्ड को बर्न कर दिया, और फिर उसको कुछ 2-3 साल के लिए छोड़ दिया, तो वो फैलो छोड़ दिया आपने। अब फैलो लैंड क्या करती है, फैलो लैंड में क्या होता है, फैलो लैंड में सॉइल इरोजन ज्यादा होता है। सॉइल इरोजन ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि एक तो पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं, मतलब उनमें एक फोर्स नहीं है, कोहेसिव फोर्स नहीं है, तो जितने भी पार्टिकल्स एक जगह ट्रेवल करेंगे तो सॉइल इरोजन ज्यादा होता है। तो आपने एक्चुअली इसमें फैलो लैंड रखा ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बहुत सारे नाम है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में फेमस है ना जूम कल्टीवेशन, फिर केरला में कुमारी बोलते हैं इसको, फिर हमारे मध्य प्रदेश में बेवार और दहिया बोलते हैं, राजस्थान में पता नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट ऐसे बहुत सारे इसके नाम है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सारे इसके नाम भी पूछते हैं, हम हमारे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ। डिफॉरेस्टेशन माने क्या है कि एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज, और कल्टीवेशन आप स्टीप स्लोप पे कर रहे हो, और कल्टीवेशन अगर आप स्टीप स्लोप पे करोगे विदाउट टेरेसिंग विदाउट बंडिंग, तो सॉइल को एक फ्लो मिल जाएगा, और सॉइल को एक फ्लो मिल जाएगा मतलब क्रिटिकल स्लोप लेंथ पा लेगी, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। तो वो वाला मेजर कौन सा है, तो मैंने आपको 2 इरोजन बताए थे, कौन कौन से, जियोजेनिक इरोजन और एंथ्रोपोजेनिक इरोजन। जियोजेनिक इरोजन माने वो इरोजन जो कि नेचुरली होता है, मतलब उसके कंजप्टिव स्टेट में होता है, मतलब जितना सॉइल इरोड हो रहा है उतना ही सॉइल फॉर्म हो रहा है। और एंथ्रोपोजेनिक इरोजन में आप क्या करते हैं कि आप जितना सॉइल लॉस कर रहे हो ना उतना सॉइल फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब सस्टेनेबल तरीका नहीं है ये एंथ्रोपोजेनिक इरोजन। और सबसे ज्यादा इरोजन कौन सा होता है, ये एंथ्रोपोजेनिक इरोजन होता है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, एंथ्रोपोजेनिक इरोजन, फाइटोजेनिक इरोजन, जूजेनिक इरोजन और एक्सट्रैक्शन इरोजन। तो एंथ्रोपोजेनिक इरोजन हो जाएगा, फाइटोजेनिक मतलब जो प्लांट्स के द्वारा इरोजन हो। अब प्लांट्स कैसे इरोजन कर सकते हैं, प्लांट्स ऐसे इरोजन कर सकते हैं कि मान लो प्लांट्स का कुछ एक पर्टिकुलर रूट डेप्थ था, तो आपने वो रूट डेप्थ को कम कर दिया, या रूट डेप्थ क्या किसी कारण प्लांट्स को कट कर दिया, तो जो रूट डेप्थ में जितनी भी जो सॉइल थी वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो सॉइल होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से इरोजन हो जाएगा। और जूजेनिक मतलब एनिमल्स के द्वारा इरोजन, मतलब क्या हो गया कि पास्चर्स पे आप एक्सेसिव ग्रेजिंग कर दी गई, या फिर एनिमल्स ने जितने भी जो प्लांट्स है वो ईट कर लिया, या फिर रॉ सारे प्लांट्स खत्म हो गए, तो वो जूजोनिक इरोजन हो जाएगा। और एक्सट्रैक्शन कुछ होता नहीं है, सिर्फ ऑप्शन में बना दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक इरोजन। बेड विड्थ ऑफ मीडियम गली, ये विड्थ नहीं है विड्थ है। बेड विड्थ ऑफ मीडियम गली कितना होता है, मोर देन 50 मीटर, नॉट लेस देन 18 मीटर, 20 मीटर और 4 मीटर। मैंने आपको एक चार्ट बनाया था, क्लास में पढ़ाया था, वेरी स्मॉल गली G1, G2, G3, G4, स्मॉल गली, मीडियम गली और हाई गली। तो मैंने आपको इसमें विड्थ भी बताई थी और डेप्थ भी बताया कि लेस देन 3, लेस देन 18, 3 to 9, ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन 18, फिर 9 to 18, ग्रेटर देन 18, ऐसे मैंने आपको बताया था विड्थ। तो बेड विड्थ ऑफ मीडियम गली, अब इसमें कोई ऐसा कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया, अगर आपको 3-4 वैल्यू इसकी पता होगी, और इसकी तो जो
ये डेप्थ है, विड्थ है। इसकी जो विड्थ आपको पता होगी अगर 18 तो वो 18 ही आ जाएगा डायरेक्ट, तो नॉट लेस देन 18। ये पूरा फैक्चुअली याद करना पड़ेगा इसको, तो आप याद कर लीजिएगा इसको, है ना। द फ्लो वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ एट विच वॉशिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स टेक्स प्लेस इज कॉल्ड। अब ये पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पूरा मतलब याद करना पड़ेगा इसको। आप कहीं पढ़ लिया तो ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसलिए ये सारे एमसीक्यू करा रहा हूँ ताकि कुछ रह गया हो तो ये एमसीक्यू से कवर हो जाए। तो इज कॉल्ड मैक्सिमम वेलोसिटी, इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, इज कॉल्ड परमिसिबल वेलोसिटी, इज कॉल्ड डिजायर्ड वेलोसिटी। मतलब ऐसी वेलोसिटी जहाँ पे पूरे वॉशिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल है। मतलब मान लो ये फील्ड है और ये सॉइल पार्टिकल है, रेनफॉल आई तो पूरा जितने भी जो सॉइल पार्टिकल है ये सारे सेचुरेट हो जाए और वॉशिंग हो जाए, मतलब इनका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाए और सॉइल इरोड हो जाए, तो वो वाले फ्लो वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। हमने अभी क्रिटिकल स्लोप लेंथ भी पढ़ा था, क्रिटिकल स्लोप लेंथ, और अभी हम पढ़ रहे हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, याद करा दे रहा हूं, तो क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया। हाइड्रोलॉजिकल सॉइल ग्रुप ए स्टैंड्स फॉर लो रन ऑफ पोटेंशियल, मॉडरेटली लो रन ऑफ पोटेंशियल, हाई रन ऑफ पोटेंशियल और वेरी हाई रन ऑफ पोटेंशियल। अब मैंने 4 ग्रुप आपको याद कराए थे, ए बी सी डी। तो हाइड्रोलॉजिक सॉइल ग्रुप ए में क्या होता है कि लो रन ऑफ पोटेंशियल होता है, दूसरे में मॉडरेट होता है, सी में हाई रन ऑफ होता है और इसमें वेरी हाई होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा और ये याद करने से ही होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि कभी कभार रन ऑफ पोटेंशियल दे देता है और कभी कभार क्या कर देता है कि इसको इनफिल्ट्रेशन से एसोसिएट कर देता है। तो जहाँ पे लो रन ऑफ होगा वहाँ पे क्या होगा, हाई इनफिल्ट्रेशन होगा, तो यहाँ पे हाई इनफिल्ट्रेशन, यहाँ पे मॉडरेट इनफिल्ट्रेशन, यहाँ पे लो इनफिल्ट्रेशन, यहाँ पे वेरी लो इनफिल्ट्रेशन। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। अभी ए पूछा है तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता है वो, कि मॉडरेट हाइड्रोलॉजिकल सॉइल ग्रुप बी स्टैंड्स फॉर मॉडरेट इनफिल्ट्रेशन या मॉडरेट लो रन ऑफ पोटेंशियल, तो फिर उस हिसाब से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इसी क्वेश्चन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लो रन ऑफ पोटेंशियल। The attachment and transportation of soil particle is greater in splash erosion, sheet erosion, rill erosion, गली इरोजन और रिल इरोजन। अब मुझे बताओ कि गली इरोजन जहाँ पे विड्थ और डेप्थ बढ़ती जाती है और वो टाइम के साथ बढ़ती है और एक स्टेज आती है जहाँ पे स्टेबलाइज हो जाता है, यहाँ पे क्या है कि डी अटैचमेंट और ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा हो रहा होगा ना, जब भी जाके वो गली इरोजन एक बड़ा वाला गली का फॉर्म लिया होगा उसने, तो किस पे डी अटैचमेंट और ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगा, गली इरोजन में होगा। अब मान लो ये इसका आंसर गली इरोजन हो गया। अब इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ से गली हटा दिया, ठीक है, मैं गली हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ बोथ ए एंड बी, मतलब स्प्लैश एंड सीट और रिल। अब हमको पता है कि रिल इरोजन में भी इरोजन होता है और उसके बाद ही गली फॉर्म बनता है, बट बोल रहा है कि इज ग्रेटर इन। अब स्प्लैश और शीट को मिला के इरोजन ले लेंगे तो इन दोनों में ज्यादा हो जाएगा ना, इन कंपैरिजन टू द रिल इरोजन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे सी हटा के बोथ ए बी का हटा के नोटा कर देता हूँ, तो फिर कहाँ पे इरोजन ज्यादा होगा, डी अटैचमेंट और ट्रांसपोर्टेशन, वो होगा रिल इरोजन में। मैंने एक क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बना दिए हैं, तो ये 3 क्वेश्चन बन गए ना, तो ये कैसे बन गई वो भी आपको पता लगा और कैसे सॉल्व होंगे वो भी आपको पता लगा, तो इससे हेल्प हुई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इरोजन इंटेंसिटी ऑफ सीवियर इरोजन। अब मैंने आपको 6 क्लास बताई थी, बट मैंने आपको बोला था कि 6 क्लास याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक तो लेस देन 0.025 टन पर हेक्टर पर ईयर आप याद रख लो, और एक लास्ट वाली ग्रेटर देन 80 टन पर हेक्टर पर आप ईयर याद रख लो। तब देखो क्या पूछा उन्होंने, इरोजन इंटेंसिटी ऑफ सीवियर इरोजन इज लेस देन 5 टन पर हेक्टर पर ईयर, 5 to 10, 40 to 80 और ग्रेटर देन 80। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 80। अब ये आप अगर किसी को याद करना है टेबल तो वो याद कर सकता है, बट अगर मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे ना, ये इरोजन इंटेंसिटी ऑफ सीवियर इरोजन के और ग्रेटर देन 80 टन पर हेक्टर पर ईयर वाले देखे हैं और लेस देन 0 to 5 टन पर हेक्टर पर ईयर वाले देखे हैं। तो आप याद कर लीजिएगा, ये फैक्चुअल बेस था। द स्टेज 3 ऑफ गली डेवलपमेंट रिफर्स टू। आप गली डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि 4 स्टेज होती है। मैंने मेरे प्रीवियस अभी जो 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करे उसी में मैंने स्टेज के नाम ले दिए थे कि गली के कुछ स्टेजेस हो गए हैं, फिर वो बढ़ेगा, फिर स्टेबलाइज होगा, ऐसे। तो 4 स्टेजेस होते हैं। कौन कौन से स्टेज होते हैं, फर्स्ट जो स्टेज होता है वो इनिशिएशन स्टेज होता है, दूसरा होता है डेवलपमेंट, तीसरा होता है हीलिंग और चौथा होता है स्टेबलाइजेशन। तो वो कौन सा स्टेज पूछ रहा है आपसे, स्टेज 3। तो स्टेज 3 कौन सा हो गया, हीलिंग।
हीलिंग स्टेज। अब पूरा नाम दे दिया उसने, क्वेश्चन बना दिया, तो हीलिंग स्टेज हो गया। और इस सारे इनिशिएशन में क्या होता है कि गली का इनिशिएशन होता है, मतलब माइक्रो चैनल रिल इरोजन के बाद गली का थोड़ा जो बेड और विड्थ बढ़ता जाता है, उसके बाद पूरा डेवलपमेंट होगा। मतलब क्या होगा कि अगर मान लो डेप्थ कम होते जा रहा है तो वो साइड इरोजन, लेटरल इरोजन करता है, तो लेटरल इरोजन एक्सपांड होता है। उसके बाद हीलिंग होता है। हीलिंग होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे वेजिटेशन ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं गली में। वेजिटेशन स्टार्ट कर, मतलब कुछ पार्ट में नहीं, कुछ पार्ट में इरोजन होगा इसमें भी, बट स्टेबलाइजेशन में क्या होगा कि इरोजन सारा रुक जाता है और एक पर्टिकुलर वेजिटेशन डेवलप कर लेता है। मैंने आपको बताया था कि सतपुड़ा वैलीज, फिर विंध्याचल, मालवा रीजन का जो ओकारेश्वर वाला रीजन है, आप देख के आइएगा, वहाँ पे पंचमढ़ी में ही देखिए पूरा एक वेजिटेशन डेवलप हो जाता है और एक गली फॉर्म में जनरेट हो जाता है। वहाँ पे इरोजन नहीं होगा, वो एक स्टेबलाइजेशन फॉर्म ऑफ गली है। तो फोर्थ पार्ट, अब इससे 4 क्वेश्चन बना सकता है वो। अब बोलेगा स्टेज 2 गली डेवलपमेंट रिफर्स टू, तो डेवलपमेंट है। स्टेज 4 रिफर्स टू स्टेबलाइजेशन, तो इसका आंसर क्या हो गया? हीलिंग स्टेज। सॉइल लॉस फिनोमेना इज डायनामिक इवेंट, स्टैटिक इवेंट, साइक्लिक इवेंट, नॉन साइक्लिक इवेंट। अब मुझे बताओ, इस सॉइल डीअटैच हो रहा है, फिर डीअटैच होने के बाद ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद डिपॉजिट हो रहा है, तो क्या ये एक जगह रुक जा रहा है? मतलब मैंने तो एक एक माइक्रो पार्टिकल का आपको बताया है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना, ऐसे लाखों करोड़ों पार्टिकल होंगे और एक साथ सारी चीजें होंगी। मतलब इस पार्टिकल का होगा तो साइमल्टेनियसली दूसरे पार्टिकल का डिपोजिशन हो रहा होगा और किसी दूसरे पार्टिकल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा। तो क्या ये रुक रही है? ये डायनेमिक इवेंट है ना। डायनेमिक वही है कि यार आई एम अ डायनेमिक पर्सन, तो डायनेमिक मतलब मैं अपने हिसाब से चेंज कर रहा हूँ चीजें, या फिर पूरा जो भी सिचुएशन आ रही है उसके हिसाब से मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, तो एक डायनेमिक इवेंट है। तो सॉइल लॉस फिनोमेना इज अ डायनेमिक इवेंट, इट इज नॉट अ स्टैटिक इवेंट। क्यों स्टैटिक इवेंट नहीं है? क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज नहीं हो रही कि फ्रॉम दिस टू दिस हैपेंस एंड फ्रॉम दिस टू दैट हैपन, ऐसा नहीं हो रहा ना। एक पर्टिकुलर टाइम पे ही चीजें नहीं हो रही ना, वो पूरी होते चली जा रही है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इवेंट कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शन बना दिया। तो सॉइल लॉस फिनोमेना इज अ डायनेमिक इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटर सॉइल इरोजन इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ। अब मुझे बताओ कि ये ग्रेटर सॉइल इरोजन अब कैसे पता लगेगा आपको? या तो आपने चीजें ऑब्जर्व करी होगी, या फिर आपने आपका माथा लगाया होगा, जब भी आपको समझ आएगा कि ये कैसे सोल्व करेंगे। अब पहला ऑप्शन पढ़ते हैं अपन। सॉइल सरफेस कवर्ड बाय प्लांट कैनोपी, सॉइल कवर्ड अंडर ग्रास कवर, सॉइल अंडर फॉरेस्ट कवर, सॉइल अंडर कल्टीवेटेड क्रॉप। अब देखो, ये प्लांट कैनोपी है, मान लो ये ट्री है और ट्री का ये कैनोपी है, तो ये ट्री का कैनोपी और यहाँ पे सॉइल है। तो ट्री का कैनोपी है तो यहाँ पे सॉइल है, तो वाटर आया, फिर इस तीनों फिनोमेना करा है उसने और सॉइल का इरोड हुआ। मान लो ये फर्स्ट केस है। ग्रासेस लगी है, अब यहाँ पे इरोजन तो होगा बट कम होगा ना, क्योंकि प्लांट से कुछ सॉइल होल्ड कर पाई है, तो कुछ एक कोहेसिव फोर्स, रफनेस, फ्रिक्शन फोर्स ये होंगे, तो इरोजन कम होगा, इतना नहीं होगा बट होगा। ग्रासेस में क्या होगा कि पूरी लैंड ग्रासेस से करोगे। आपने ग्रासलैंड्स देखे हैं? वो टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सवानास बोलते हैं, पूरे अफ्रीका में ग्रासलैंड होते हैं, उसमें सुडान ग्रास उगाई जाती है। और वहाँ पे उनका फॉइलेज कवर इतना होता है कि अगर आप डिग करोगे तो आपको एक वो स्पैड लेना पड़ेगा, फिर डिग होता है वो, मतलब इतना रेजिस्टेंस होता है ग्रास में। तो ग्रास होगी तो ग्रास क्या सॉइल को इरोड करने देगी? क्या नहीं करने देगी, तो यहाँ पे भी जो सॉइल इरोजन होगा वो कम होगा। तीसरा, सॉइल अंडर फॉरेस्ट कवर। अब यहाँ पे एक फॉरेस्ट है, अब यहाँ पे तो मैंने प्लांट कैनोपी का एक बताया ना। प्लांट कैनोपी के अंदर सॉइल बेयर भी हो सकता है और वेजिटेशन भी हो सकता है, बट फॉरेस्ट कवर में तो कितने ही सारे होंगे, मतलब कितने ही सारे ट्रीज होंगे और कितने ही अच्छे से वो होल्ड कर रखे होंगे सॉइल को, क्योंकि वेजिटेशन हजारों साल से चल रहा है, रीजनरेशन हो रहा है, रिजुविनेशन हो रहा है, तो इतना जैसे सॉइल हो नहीं पाएगा, सॉइल लॉस हो नहीं पाएगा। अब सॉइल अंडर कल्टीवेटेड क्रॉप, अब आप कल्टीवेशन कर रहे हो, तो मान लो आपने फरो इरिगेशन किया या आपने बॉर्डर इरिगेशन किया या आपने चेक किया। मान लो मैं फरो किया, तो फरो में मैंने यहाँ पे सॉइल, मतलब मैंने मेरा जो क्रॉप्स उगाया बीच में मैंने छोड़ दिया, मतलब ये रिजेस के अलावा यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे पानी इन्फिल्ट्रेट होगा और फिर ग्रो होगा। तो ये जितनी भी लैंड आएगी तो विंड आएगी, तो यहाँ पे जो सॉइल डीअटैच हो रही है, मतलब सॉइल का डीअटैचमेंट करके यहाँ ट्रांसपोर्ट करेगी, डिपोजिशन करेगा। तो कल्टीवेटेड लैंड में और दूसरा क्रॉप्स उगाते तो हम शैलो उगाते ना, ऐसा डीप रूटेड क्रॉप्स थोड़ी उगती है, और डीप रूटेड क्रॉप्स उगाएंगे भी तो वो कितनी डीप रूटेड जाएगी। मतलब जनरली तो शैलो क्रॉप्स उगती है ना हमारे, देख लो आप, वीट देख लो, राइस देख लो, सारी शैलो क्रॉप्स है। तो कल्टीवेटेड क्रॉप माने शैलो क्रॉप्स, और शैलो क्रॉप्स में क्या होती है कि डीप रूटेड क्रॉप्स नहीं होती है, तो सॉइल का डीअटैचमेंट भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, डिपोजिशन भी होगा। तो किसमें ग्रेटर सॉइल इरोजन होगा? सॉइल अंडर कल्टीवेटेड क्रॉप। अब सेम क्वेश्चन इसको कट करके लिख दो कि लेसर सॉइल इरोजन इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ। अब वो एग्जामिनर क्या कर रहा है कि उसने ए के मतलब अगर वो कोई भी एग्जामिनर है, मान लो मैं हूँ, मुझे ए का पेपर बनाना है, तो मुझे ए का पेपर बनाना है तो मैं पीवाईक्यू देखूंगा ना, क्योंकि हर एक एस्पिरेंट पीवाईक्यू देखेगा, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन डेवलप फ्रेम होंगे। तो मैं अगर एग्जामिनर हूं तो मैं क्या करूंगा कि सेम क्वेश्चन को उल्टा फ्रेम कर दूंगा ना। उल्टा फ्रेम करूंगा मतलब ऐसा फ्रेम कर दूंगा कि वो नया भी लगे और वो क्वेश्चन भी टफ हो जाए। अब ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा ना यहाँ पे, लेसर सॉइल इरोजन इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ। अब आप मुझे बताना कि ये लेसर सॉइल इरोजन किस में ऑब्जर्व होगा।
तो इस क्वेश्चन को मैंने 2 क्वेश्चन से फ्रेम कर दिया और बता भी दिया कि कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ वाटर इरोजन। ये वाला क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिल जाएगा कि वाटर इरोजन का सीक्वेंस क्या है, और ये मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है। हर एक जिसने भी क्लास पढ़ी होगी, यार जिसने भी बीटेक में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो वो कर देगा। तो कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं? स्प्लश, शीट, रिल और गली। बाकी सब रीअरेंज कर दिया इनने, तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इसको क्योंकि पढ़ चुके हैं हम लोग। द मोस्ट एक्टिव पोर्शन ऑफ गलीज। अब गली का ऐसा एक्टिव पोर्शन आप मुझे बताइए कि जो कि बहुत एक्टिव होता है, और यहाँ से फिर गली का जो फॉर्म है ना वो बढ़ता जाता है। मतलब गली का बेड भी बढ़ेगा, गली का विड्थ भी बढ़ेगा, लेटरल इरोजन भी होगा। तो ऐसा मोस्ट एक्टिव पोर्शन ऑफ गली कौन सा है? गली टेल है, गली हेड है, गली बैंक है, गली बेड है? तो गली बेड है ना, मोस्ट एक्टिव पोर्शन ऑफ गली है। क्यों गली? आप देखते हो ना कि इनिशियली रिल होता है, फिर रिल होने के बाद क्या होता है कि गली वाले फॉर्म में जनरेट हो जाता है, गली बन जाती है। यहाँ पे गली में क्या होता है कि विड्थ बन जाती है, विड्थ और डेप्थ में इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो गली बेड, ये वाला जो बेड है ये बढ़ते जाता है, तो ये एक्टिव पोर्शन होता है ना, ये साइड भी करते जाएगा, डेप्थ में भी करते जाएगा, इसीलिए एक्टिव पोर्शन ऑफ गली क्या है? गली बेड है। गली टेल, गली हेड कुछ नहीं होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इन द यूएसएलई, अब देखो यूएसएलई के कितने क्वेश्चन है। यूएसएलई पूछ लेगा कि यूएसएलई क्या करता है, फिर उसमें इरोडेबिलिटी फैक्टर पूछ लेगा, फिर उसमें आर फैक्टर पूछ लेगा, या फिर उसका नाम ही पूछ लेगा आपसे। तो द सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर के इज, अब पिछले में के ही पूछ रहा था कि के क्या है। तो पहला ऑप्शन है द मेजरमेंट ऑफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल टू डीअटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, स्लोप लेंथ ग्रेडियंट फैक्टर, क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर, रेनफॉल रन ऑफ फैक्टर। तो रेनफॉल इरोडेबिलिटी फैक्टर मैंने आपको 2 चीजों से याद करा था कि अगर डी आ जाए तो वो किससे रिलेटेड होगा? वो सॉइल से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पे सॉइल कौन सा ऑप्शन में सॉइल दिख रहा है? सी में ऑप्शन में सॉइल दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। और मैंने कंसेप्ट से भी बता दिया है। अब एक बार ये ए इज इक्वल टू आर के, वही के एल राहुल फ्रॉम एससी कैटेगरी सब पी सीरीज। तो ये आर होता है रेनफॉल इरोजिबिलिटी फैक्टर, ये हो इरोडिबिलिटी फैक्टर, ये लेंथ ऑफ स्लोप होता है, ये स्लोप स्टीपनेस होता है, ये क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर होता है, और ये कंजर्वेशन प्रैक्टिस फैक्टर होता है। दूसरा, ये सारे फैक्टर्स क्यों इसको इन्फ्लुएंस करते हैं? क्योंकि इनका एक मीनिंग होता है, और इस मीनिंग को ब्रेक करके आपको एस्टिमेशन ऑफ सॉइल लोन से एसोसिएट करना है और फिर समझना है। अब क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर भी मैंने बताया, ये क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर इसमें आ गया। स्लोप लाइन ग्रेडियंट फैक्टर, ये स्लोप लाइन ग्रेडियंट फैक्टर आएगा। फिर एक एलएस मिला के इसको टोपोग्राफिक फैक्टर बोलते हैं। इसके मैंने 4-5 फॉर्मूले डिस्कस करें आपसे कि टोपोग्राफिक फैक्टर क्या होता है। तो एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ एलएस फैक्टर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ प्लॉट अपॉन 22.13 टू द होल पावर m 65.41 साइन स्क्वायर थीटा अरे यार 0.06 प्लस 6.51 साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि पूछेगा नहीं यही में, फिर भी मैंने आपके लिए रख दिया है। अब देखो यूएसएलई फिर से पूछ लिया। यूएसएलई इंपेरिकल इक्वेशन है, थ्योरेटिकल इक्वेशन है, बोथ ए एंड बी। तो यूएसएलई क्या है कि इंपेरिकल इक्वेशन है, और किसने डेवलप करी है? विस्मेयर एंड स्मिथ ने डेवलप करी है 1965 में, फिर 78 में मॉडिफिकेशन किया गया, और एक रन ऑफ प्लॉट लिया, और सारे जितने भी जो फैक्टर है वो एसोसिएट करे, और उनका डेफिनेशन दिया विस्मेयर एंड स्मिथ साहब ने। तो यूएसएलई एक इंपेरिकल इक्वेशन है। यूएसएलई क्या मेजर करता है? यूएसएलई शीट और रिल इरोजन को मेजर करता है। यूएसएलई क्या मेजर नहीं करता? यूएसएलई सेडिमेंट यील्ड मेजर नहीं करता है। ये सारे इसके लिमिटेशन है, और फिर इसके लिमिटेशन ही कुछ दूसरी इक्वेशन के एडवांटेज हो जाते हैं। सेडिमेंट यील्ड मॉडिफाइड यूएसएलई का एक एडवांटेज हो जाता है, और इसी के ऑब्जेक्टिव से उन्होंने सेडिमेंट यील्ड को एस्टिमेट किया। Which of the following is not a type of soil erosion? एक्सेलेटेड सॉइल इरोजन, जियोलॉजिकल सॉइल इरोजन, वाटर इरोजन, सिंगल इरोजन। ये दोनों मैंने डिस्कस करें आपसे कि एक्सेलेटेड सॉइल इरोजन क्या होता है और जियोलॉजिकल सॉइल इरोजन क्या, दोनों डिस्कस करें। वाटर इरोजन भी डिस्कस किया। सिंगल इरोजन, तो क्या सिंगल इरोजन कुछ डिस्कस किया, कुछ होता है? तो सिंगल इरोजन नहीं होता है। तो जनरली वो कभी कभार ऑप्शन बना देता है कि इरोजन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो कुछ एक ऐसा ऑप्शन डाल दो कि जो इरोजन होता नहीं और बाकी जो नॉन डाल दो, तो उससे आप कर सकते हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉइल इरोजन? सिंगल इरोजन इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू द विंड इरोजन? अब मैंने आपको बताया था कि विंड इरोजन पढ़ते समय मैंने आपको बताया था कि विंड इरोजन इतना प्रोमिनेंट होता है सेमी एरिड और एरिड एरिया में कि वो बहुत सारे नए स्ट्रक्चर बना देता है। और नए स्ट्रक्चर बनाने से क्या है कि नए नए फॉर्म जनरेट हो जाते हैं, और नए नए फॉर्म जनरेट हो जाते हैं तो उनका एक क्या बोलते हैं, नया नेमिंग जनरेट हो जाता है। जैसे बारचंस, ड्यून्स, पैराबोलिक ड्यून्स, फिर क्रिस्केंट शेप ऑफ मून बन जाता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा विंड इरोजन के कारण होता है? क्या डेल्टा विंड इरोजन के कारण होता है? नहीं। क्या सी कोस्ट होता है? क्या सेडिमेंटेशन होता है? या सैंड ड्यून्स होता है?
तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये मान लो पूरा डेजर्ट एरिया है, ये पूरा डेजर्ट एरिया है, ठीक। अब विंड डेजर्ट पे फ्लो करेगी, तो विंड डेजर्ट पे फ्लो करेगी तो यहाँ की सॉइल यहाँ फ्लो हो जाएगी या यहाँ की सॉइल यहाँ आ जाएगी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन वाला। तो वो क्या करेगा, एक ऐसा जनरेट कर देगा ड्यून्स, सैंड ड्यून्स बन जाएगा। सैंड ड्यून मतलब विंड फ्लो कर रही है यहाँ से लेके आ रही है तो एक ऐसा सैंड ड्यून बन जाएगा, जो रेज रिज बन जाएगी यहाँ पे। तो रेज रिज बन जाएगी तो एक ये सैंड ड्यून बन जाएगा, इसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो ये विंड इरोजन के कारण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सैंड ड्यून्स। अभी जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा कहाँ बनता है कि बहुत सारी, अगर मान लो ये आ रही गंगा, ये आ रही ब्रह्मपुत्र, अब ये बहुत सारी रिवर एक जगह आके मिलेगी ना तो वो डेल्टा फॉर्म करेगी। मतलब डेल्टा फॉर्म मतलब बहुत सारे जो एल्यूवियल सॉइल और सिल्ट और क्ले एक जगह डिपॉजिट करेंगे तो उसको डेल्टा बनेगा। अब डेल्टा की जितनी भी सॉइल होती है ना वो फर्टाइल होती है। क्यों फर्टाइल होती है, क्योंकि अगर सॉइल यहाँ से लेके जाएंगे तो पूरे जो पार्टिकल्स होंगे वो फाइनल पार्टिकल्स ही यहाँ पे आएंगे, और फाइनल पार्टिकल्स यहाँ पे आएंगे तो फाइनल पार्टिकल्स क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी से एसोसिएटेड होते हैं। इसलिए डेल्टा की जो सॉइल्स होती है वो पूरी फर्टाइल्स होती है, और डेल्टा एक से ज्यादा रिवर्स अगर एक प्लेन पे आके मिल रही है तो वो डेल्टा बनाएगी। तो ये डेल्टा किससे एसोसिएटेड है, ये वाटर इरोजन से एसोसिएटेड है। सी कॉस्ट ये भी वाटर इरोजन से एसोसिएटेड है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये सी है तो और यहाँ पे पूरा सी है, तो सी क्या आएगा कि वाटर, विंड और वाटर एक साथ इम्पैक्ट करेंगे तो वाटर यहाँ पे इसको इरोड करते जाएगा। इरोड करने के बाद क्या आएगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। वो आपने फिल्म में देखे होंगे ना, बहुत सारे आर्चेस बन जाते हैं, ड्यूज बन जाते हैं, कैसा एक लेयर बन जाता है, फिर यहाँ पे हीरो जाता है, फिर इधर से हीरोइन जाती है और फिर पूरा वो यहाँ पे डांस करते हैं, सब कुछ होता है। तो ये सारा किसके कारण होता है, ये होता है वाटर इरोजन के कारण। सेडिमेंटेशन वही है, सेडिमेंटेशन वाटर आएगा तो सेडिमेंट जमा करेगा या फिर कोई भी एक फैक्टर है, बट विंड इरोजन के कारण क्या होगा, सैंड ड्यून्स बनेगा। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ पीवाईक्यू। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पीवाईक्यू मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि मैं इरोजन की पीवाईक्यू देख लेता हूँ। अब यही अगर आपने ढंग से कर लिया, अभी मैंने आपको 28 क्वेश्चन कराया ना, तो 28 के मतलब समझ लो कि एक क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन बना लिए मैंने। तो 8 चौक 32, 4 दूना 8, 8 3 11, तो 112 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। ये सिर्फ एक टॉपिक है आपकी, इसमें क्या टॉपिक है, इरोजन और फैक्टर्स एसोसिएटेड विद इरोजन। अब उसी टॉपिक के मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए, तो आपको फिर अब अगर आप और भी इफर्ट्स डाल रहे हैं तो वो इफर्ट्स वेस्ट जाएंगे। आप इतना ही कर लेंगे, आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। सो विद दिस वी एंड दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।